नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेएस मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा। जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा को हमने पढ़ा। उससे पूर्व हमने उपयोगितावाद के बारे में जो संशोधन किए थे मिल ने बेंथमवाद में, उनकी विवेचना भी की और हमने ये देखा कि जो भी विषय वो उठाते हैं अपनी विचारधारा में, अपने ग्रंथ का टाइटल भी वो उसी प्रकार रखते हैं। जैसे ऑन लिबर्टी के बारे में भी मैंने बताया था, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बताया। इसी तरह से उनके विचार जब हम प्रतिनिधि शासन पर पढ़ते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें मिल ने यद्यपि लोकतंत्रात्मक शासन को संदेह की दृष्टि से देखा है, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में सबसे महान लेखक है। यह सत्य है कि किसी अन्य ने मिल के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहां लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहां वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के बारे में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने ये कहा कि यह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। उपयुक्तावादी होने के नाते मिल विश्वास करता था कि मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, और किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कांट की भांति मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर भी लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उनका विश्वास था कि गुणी एवं सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है तथा उसका कल्याण भी लोकतंत्र में ही संभव है। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। यानी ऐसा शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के उपलब्ध अवसर हो, प्राप्त हो उसे, इसी को हम ये कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र में प्राप्त होते हैं। ऐसे अवसर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है, इसलिए लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। ऐसा शासन न तो राजतंत्र हो सकता है और न ही कुलीन तंत्र, वे केवल लोकतंत्र ही हो सकता है। जैसा कि मिल ने भी कहा, आदर्श की दृष्टि से वही शासन सर्वोत्तम है जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में केंद्रित हो। तो प्रतिनिधि शासन क्यों आवश्यक है या ये क्यों जरूरी है जनता के लिए, लोगों के लिए, इसे किन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है, इसके बारे में भी मिल ने विस्तार पूर्वक लिखा। लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं की शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती है। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मिल के शब्दों में, मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा बनाया जाए। जेस मिल का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र दो तरह का
होता है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासकीय कार्यों में भाग लिया जाता है। यह छोटे राज्यों में तो पॉसिबल है, बड़े राज्यों के लिए यह संभव नहीं है। और वर्तमान में क्योंकि सभी राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनके कार्य भी बहुत अधिक हो गए हैं और विशाल राज्य होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। फिर भी स्विट्जरलैंड के कैंटन में हमें कुछ कैंटन में इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही हम लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। तो लोकतंत्र पर लिखी गई कृति को उन्होंने प्रतिनिधि शासन नाम दिया और मिल ने ये कहा, प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से जब शासन करने की प्रणाली जिन देशों में होती है, उसे हम प्रतिनिधियात्मक शासन कहते हैं। तो इस आधार पर मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी जो प्रणाली है उस पर विचार उन्होंने व्यक्त किए और 3 तत्व प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। पहला है संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, दूसरा संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति, तथा तीसरा है प्रतिनिधियों का नियतकालीन चुनाव। यानी कुछ निश्चित समय के बाद में प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और जो विजयी होते हैं उसके माध्यम से जनता के द्वारा शासन किया जाता है। प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य किस तरह से हो, इसके बारे में भी मिल ने विस्तार पूर्वक लिखा। उन्होंने कहा प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक होना चाहिए। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है। अर्थात इनका कहना था कि यदि व्यवस्थापिका या प्रतिनिधि सभा एक सदनीय होगी तो वो निरंकुश हो जाएगी, इसलिए उसके 2 सदन होने चाहिए और वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न भिन्न आधार रखना चाहता था। उनकी मान्यता थी कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हो। मिल ने ये कहा कि प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो। जहाँ तक हो सके राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति के विचारों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जेएस मिल ने कहा जो 2 सदन होंगे उसमें एक तो जनसाधारण के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होगा और एक सदन ऐसा होगा जो राष्ट्र के जाने माने वरिष्ठ ज्ञानी विशेषज्ञ लोगों का होगा, जिससे कि राष्ट्र को लाभ मिल सके। प्रतिनिधि सभा के कार्यों की चर्चा भी मिल करते हैं और उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण तथा निरीक्षण मात्र है। सक्रिय रूप से कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से उनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण विचार आज भी राजनीति विज्ञान में बहुत ही अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जगह बनाए हुए हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में मिल ने बताया कि लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर वो बहुत अधिक विचार करते हैं और बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है। अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशतावाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाए।
एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन करवाए जाए। अर्थात उनका कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाए, यानी अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था हो, जिससे सभी को, यानी सभी दलों को, उस दल के सभी प्रत्याशियों को अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। और इस पद्धति का लाभ यह होगा कि छोटे दलों को भी तथा अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा। बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोंट पाएगी, और जब प्रतिनिधि संस्थाओं को भी समुचित स्थान मिलेगा तो उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यताओं के बारे में भी मिल ने अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित भी रहे। मिल के शब्दों में, या मिल ने ये कहा कि विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है, किसी भी समाज के लिए एक खतरा है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागरूक हो। अतः वह निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो जाता। वह लिखना, पढ़ना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करना चाहता था। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ने, लिखने में और गणित के सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है, उसे मतदान में भाग लेने दिया जाए। उसके मत में मतदाता के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम मतदाता पंजीयक अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक के एक वाक्य की प्रतिलिपि करके तथा गणित का सवाल करके अपनी मतदाता बनने की योग्यता को प्रमाणित करे। तो मिल ने यह बहुत ही अच्छी बात कही कि उचित यह होगा कि लिखने, पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इस प्रकार जे.एस. मिल ने शैक्षणिक योग्यता पर बहुत अधिक बल दिया। इसी के साथ उन्होंने सार्वजनिक एवं खुले मतदान का समर्थन किया। बेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु जे.एस. मिल खुली मतदान प्रणाली का समर्थक था। और उन्होंने ये कहा कि मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वाह में गोपनीयता अवांछनीय है। मिल ने ये कहा कि मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। मिल की दृष्टि में गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से धोखा दे सकता है। वह अपने वचन का पालन न करके चुपचाप अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके पक्ष में मतदान कर सकता है। वह भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अनैतिक आचरण जैसे कृत्यों को प्रोत्साहन देता है, ये गुप्त मतदान। इसलिए हमेशा सार्वजनिक और खुला मतदान होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बहुल मतदान का भी समर्थन किया और ये कहा कि संख्या के आधार पर मत के अधिकार का लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष है। इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता था, जबकि सच्चे लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मतदान की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में मत देने का अधिकार होना चाहिए। बहुल मतदान का अधिकार का तात्पर्य है
कि किसी एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर यानी शिक्षा और बुद्धिमानिता को देखते हुए एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मिल ने तो यहाँ तक कहा कि जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया और लोकतंत्र में बहुत बड़ी बुरी उन्हें ये बात नजर आई कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को एक ही समान समझा जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जो शिक्षित हैं, जो योग्य हैं, उनको अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। और इस तरह उन्होंने विधि आयोग का भी समर्थन किया। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। चूंकि वह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए, ऐसी बात वो रखते हैं। विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा या संसद को करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सांसदों के बारे में भी कहा कि ये केवल जनता के अभिकर्ता नहीं है। प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। वह इस बात का विरोधी था कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहें। उसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाएंगे। तो इस तरह हम जब जे.एस. मिल के विचार प्रतिनिधि शासन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही सकारात्मक विचार और एक ईमानदार देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति का वो समर्थन करते हैं। चाहे वो खुले मतदान की बात हो, चाहे विधि आयोग के द्वारा कानूनों के निर्माण करने की बात हो, या सांसदों की स्थिति की बात हो, जे.एस. मिल ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। धन्यवाद।